मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजेंद्र कॉलेज, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए पेपर 15वां जो दशरूपक उसमें पढ़ना है, उसका भी प्रथम प्रकाश पढ़ना है, वो उसको लेकर मैं आज आई हूँ। और दशरूपक एक आचार्य धनंजय की रचना है। इसमें इन्होंने नाट्य जो अंग हैं, नाटकों के जो अंग रूपक, उसके सभी अंगों का, भेदों का विस्तार से वर्णन किया है। तो इसकी भूमिका, इसके विस्तार को समझने से पहले मैं एक मंगलाचरण, दशरूपक का एक महत्वपूर्ण मंगलाचरण है जिसको उद्धृत करते हुए मैं इसके संपूर्ण विस्तार को, नाट्य शास्त्र की क्या भूमिका है, उसकी क्या समृद्ध परंपरा है, इन सभी तत्वों का बड़े ही सुंदर ढंग से मैं विस्तार करूंगी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो मंगलाचरण है उसको आप देखिए। उद्धृत्य सारम यम अखिल निगमात नाट्य वेदम विरिंची चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतः तांडवम नीलकंठः सर्वाणि लास्यमस्य प्रतिपदम अपरम लक्ष्म कः कर्तुमिष्टे नाट्यानां किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। अर्थात ब्रह्म ने समस्त वेदों का सार निकाल कर जिस नाट्य वेद की रचना की, मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग, अभिनय किया, शिव नीलकंठ ने जिसका तांडव तथा पार्वती ने जिसका लास्य किया, उस नाट्य वेद का प्रतिपद, प्रत्येक अंग का लक्षण कौन कर सकता है। तथापि किसी प्रकृष्ट गुण वाली अथवा सरल प्रगुण रचना के द्वारा मैं नाट्य के कुछ लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसका ये हिंदी अर्थ आप समझ लें। तो इस मंगलाचरण में ब्रह्मा और भरत मुनि तथा शिव एवं पार्वती, इन सभी पूजनीय देवों का उल्लेख हुआ है। और इसमें जो विस्तार है, इसको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अखिल निगमात नाट्य वेदम, जैसा कि मैंने कहा, अखिल निगमात नाट्य वेदम, तो ये जो शब्द है इसको समझने के लिए ये आवश्यक है कि इस मंगलाचरण में क्या विशेष बातें हैं उसको हम समझें। उसमें पहला यहाँ पे मैंने दिखलाया है, पहला जो पॉइंट है, अखिल निगमात नाट्य वेदम, मतलब जिसने संपूर्ण वेदों के सार को जिसने लिखा, रचा, किसने लिखा है भाई? तो ब्रह्मा ने उसकी रचना की है। तो ये क्या हो गया? ये वेद के समान पवित्र है, इसलिए नाटक को नाट्य वेद कहते हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इस शब्द से हमें, इसको आप ये जानिए कि इससे एक भूमिका, नाट्य शास्त्र का क्या इतिहास है, इसके विषय में आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अखिल निगमात नाट्य वेदम, ब्रह्म, कितनी समृद्ध और प्राचीन परंपरा ये रही है हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र की, अलंकार शास्त्र की, जिसमें त्रेता युग में ब्रह्मा ने, ऐसा कहा जाता है कि वेदों के संपूर्ण सार को, उसको संग्रहित करके, उसका मंथन करके उन्होंने एक अन्य वेद की रचना की, नाट्य वेद, जिसे नाट्य वेद कहते हैं। और वेद हमारे 4 हैं प्रमुख वेद, जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से क्या? पाठ्य को लिया गया, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। इन चारों का परिपाक जब मिला तब नाट्य वेद की रचना हुई।
तो हमारा जो संस्कृत साहित्य का जो नाटकों की परंपरा है, जो नाट्य विधा है, वो अति प्राचीन है। ऐसा आचार्य भरत ने भी अपने नाट्य शास्त्र में इस इतिहास को, इस कथा को बड़े विस्तार से बताया है। तो इसलिए मैंने इस मंगलाचरण का चयन किया कि ताकि आप लोगों को उसके अर्थ को समझने के साथ साथ संपूर्ण संस्कृत साहित्य, संस्कृत अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र की समृद्ध परंपरा भी आप भली भांति समझ जाएं। दूसरे जो बिंदु है वो देखिए, यस्य प्रयोगम मुनि भरतः, मतलब जिस ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना की, उसका प्रयोग, उसका अभिनयात्मक स्वरूप किसने दिया? तो आचार्य भरत ने। इसलिए भरत का जो नाट्य शास्त्र है वह एक यस्य प्रयोगम मुनि, जिस समृद्ध परंपरा में जिस नाट्य वेद की रचना हुई, उसका प्रयोग स्वरूप, अभिनयात्मक स्वरूप हम देखते हैं आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो हमने क्या पाया कि वेदों के सार को संग्रहित करके उसका मंथन करते हुए एक नाट्य वेद की रचना हुई, और उसका अभिनय करने वाला, उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को बतलाने वाले कौन हुए? हमारे आचार्य भरत हुए, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। अब देखिए आगे जो बिंदु है, तांडवम नीलकंठ। नीलकंठ शिव हैं, हमारे शिव माहेश्वर, जिन्होंने क्या? तांडव नृत्य किया। यानी जो नाटकों में जो मुख्य अंग होता है लास्य और नृत्य का, इसका भी यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दिग्दर्शन होता है। तांडवम नीलकंठ, मतलब शिव ने जो तांडव किया, तो उससे क्या हुई कि नृत्य परंपरा की शुरुआत हुई, कि अभिनय के साथ साथ नर्तन, जो नृत्य और गात्र विक्षेप जो होता है, उस परंपरा को भी हम समझ सकते हैं कि वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और लास्यम, आगे का जो है चौथा जो पॉइंट है, जो चौथा शब्द है, वह है लास्यम शर्वाणी। लास्यम शर्वाणी यानी पार्वती ने लास्य सुकुमार नृत्य किया। यानी नृत्य और एक उद्धत नृत्य है, और एक पार्वती ने लास्य सुकुमार नृत्य किया। तो कहने का अर्थ है कि एक जो जहाँ शिव ने उद्धत नृत्य किया और पार्वती ने क्या किए हैं? उन्होंने सुकुमार नृत्य किया। तो इन दोनों स्वरूपों का पूर्ण रूपेण जो नाटकों में हम प्रवेश पाते हैं, नाटकों में वर्णन पाते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले बीजभूत कौन हैं? तो हमारे शिव और पार्वती हैं। तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से नाट्य वेद की रचना हुई, नाट्य परंपरा हमारे यहाँ आई, और उसका प्रयोगात्मक स्वरूप आचार्य भरत ने दिया। और फिर उसमें नृत्य और लास्य और जो उद्धत नृत्य है, सुकुमार नृत्य है, दोनों की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई, कैसे उसका बीज स्वरूप बीज उसका कहाँ से प्रस्फुटित हुआ, वो मैंने यहाँ बताया। वो शिव और पार्वती, शिव के तांडव से और पार्वती के लास्य से उस नृत्य का पूर्ण रूपेण से क्या प्रस्फुटन हुआ। और प्रतिपदम अपरम लक्ष्म कह कर्तुम इष्टे, कहने का अर्थ है कि इतना जो व्यापक स्वरूप है, नाट्य साहित्य अपने आप में एक विहंगम स्वरूप है, और इतने बड़े स्वरूप को जहाँ ब्रह्मा भरत और शिव पार्वती जैसे प्रणेता हैं, जो कारण हैं जिस नाट्य वेद परंपरा को बढ़ाने में, उसको फलीभूत करने में, ऐसी जो ग्रंथ हैं, ऐसी जो रचना है, उसका मैं एक एक पद का लक्षण कर पाने में कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं अक्षम हूँ। इसलिए क्या करता हूँ कि उसके मात्र एक भाग का संक्षेप में निरूपण कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि
नाटकों की इतनी समृद्ध परंपरा है, इतना विस्तार है, उसके पद पद को प्रत्येक लक्षण को बतलाना मेरे लिए असंभव है, ऐसा आचार्य धनंजय ने कहा है। और इस कारण उन्होंने केवल उसके एक अंश रूपक, उसके प्रकार, उसके भेदों का विस्तार से वर्णन किया है और इसलिए इसको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंगलाचरण के क्रम में आचार्य ने आरंभ में गणेश, विष्णु तथा शिव और भरत मुनि को नमस्कार करके सरस्वती की कृपा से ग्रंथ की रचना में प्रवृत्ति और उसका निर्विघ्न समाप्ति, इन सभी के लिए इन्होंने इन देवताओं की स्तुति की है। लेकिन मैंने इस मंगलाचरण को इसलिए चुना है आप लोगों के सामने क्योंकि इससे नाट्य वेद, दश रूपक का आधार, नाट्य वेद का इतिहास और किस तरह से उसमें नृत्य और नृत्य का समावेश हुआ, इसकी पूर्ण जानकारी आपको मिल जा रही है। तो इस तरह से इस एक श्लोक से ही आपको दश रूपक की भूमिका और नाट्य शास्त्र के इतिहास के विषय में आप समझ सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि अंतिम जो पॉइंट्स है, प्रतिपदम अपरम लक्ष्मः कह कर्तुम इष्टे, और इस कारण दश रूपक को एक प्रकरण ग्रंथ कहा गया है क्योंकि वो नाटकों के संपूर्ण स्वरूप को नहीं बतला रहे हैं, वो सिर्फ क्या उसके एक भाग को बता रहे हैं और वो रूपक, इसलिए इसे इस कारण इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और दश रूपक यानी रूपकों के जो 10 भेद हैं उसका विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में नाट्य शास्त्र को समझने के लिए आचार्य भरत की जितनी महत्वपूर्ण स्थान है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान हम मान सकते हैं दश रूपक आचार्य धनंजय का भी है, जिन्होंने इस कृति की रचना की और इस कारण इन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से छोटे छोटे कारिकाओं में और पद्यमयी रचना के द्वारा इसमें उन्होंने सभी 4 प्रकाश में संपूर्ण नाट्य विधाओं का उसके एक अंश का विस्तार से वर्णन किया है। तो हम इसको एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से आप सबों को बता दें कि दश रूपक के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, दश रूपक का क्या प्रतिपाद्य विषय है। तो ये नाट्य विषय का संक्षिप्त निरूपण किया गया है इसमें, और इसमें 4 प्रकाश हैं। और प्रथम प्रकाश के आरंभ में गणेश, विष्णु, शिव, भरत मुनि और सरस्वती की वंदना की गई है। उसके बाद भामह के मंतव्य पर उपालंब करते हुए नाट्य का प्रयोजन बताया गया है। तो इस तरह से प्रथम प्रकाश का आरंभ हम इस ढंग से समझते हैं। इस प्रकार से प्रथम प्रकाश के बारे में मैंने बताया कि इसमें ग्रंथ का प्रयोजन, दश रूपक का क्या प्रयोजन है, इस ग्रंथ की रचना के पीछे क्या कारण है, इसके विषय में क्या प्रयोजन है, इसके विषय में बताया गया है। उसके बाद नाट्य का क्या स्वरूप है, नाट्य का स्वरूप क्या है, जैसे अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्था का अनुकरण नाटक है, तो नाट्य का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया है। फिर रूपकों के भेद हैं, नाट्य, नृत्य एवं नृत्य का अंतर। इस तरह से हम देखेंगे कि नाटक से संबंधित जो भी तत्व हैं, जैसे संधियां हैं, प्रकृति है, इतिवृत्त है, कथा वस्तु है, इन सब का विवेचन इन्होंने किया है। जैसे कथा वस्तु, इतिवृत्त, जिसमें एक प्रमुख है, एक प्रासंगिक कथा वस्तु, इस प्रकार से प्रधान और प्रासंगिक, इस प्रकार से इन्होंने विभाजन करते हुए प्रथम प्रकाश का विस्तार किया है। और द्वितीय प्रकाश की जो मुख्य वस्तु है वह है नायक नायिका भेद।
इसमें नायक के क्या गुण हो सकते हैं, नायिकाओं की क्या गुण हैं, वो कितनी प्रकार की हैं होती हैं, उनके आचार व्यवहार और इसके कारण व्यवहार के कारण वृत्तियों में किस प्रकार से वृत्तियों का विकास होता है और भारतीय आदि वृत्तियां हैं, इसके बारे में संपूर्ण विस्तार आप देखेंगे। ये द्वितीय प्रकाश की बात है। उसके बाद जब तृतीय प्रकाश का हम अध्ययन करते हैं तो वो रूपकों के प्रकार, जैसा कि इन्होंने कहा कि रूपक 10 प्रकार के होते हैं और उसके प्रकार को बतलाते हुए उसके प्रत्येक अंग का विस्तार से वर्णन किया है, उदाहरण दिया है और लक्षण भी बतलाए हैं। इस तरह रूपकों का पूर्ण विस्तार हम देखते हैं। और पीजी सेमेस्टर 4 में जो हमने जो टॉपिक लिया है वह उसमें ये 1 से 3 सिलेबस में 1 से 3 प्रकाश तक पढ़ना है, यानी प्रथम प्रकाश से लेके तृतीय प्रकाश को हम जानेंगे। और चतुर्थ प्रकाश जो है रस विवेचन है, जिसे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम इसको आपके समक्ष बताने का प्रयास करेंगे कि रस क्या है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, ये किस प्रकार से रसों में भावों की अभिव्यंजना होती है और अलग अलग जो हमारे आचार्य हैं उनके जो अलग अलग मत हैं उनका भी विवेचन हुआ है। साथ ही रस जो नव रस हैं उसका लक्षण सहित और नायक नायिका जो गुण हैं उसमें किस प्रकार के गुण, किस प्रकार के स्थायी भाव और कैसे किस ढंग के मन में जो विचार और उद्वेग और हाव भाव उत्पन्न होते हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन आप चतुर्थ प्रकाश में पाएंगे। तो वो चतुर्थ प्रकाश रस विवेचन है। इस तरह से 10 रूपक 4 प्रकाश में विभक्त है और इसका मैंने आपको एक सामान्य जानकारी आपको दी। इसमें एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगी कि 10 प्रकार के रूपक हैं और इसी का विशेष वर्णन है 10 रूपक में, और ये इस प्रकार हैं। नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग संवकारो विथ्यंक इहा मृगा इति। तो ये 10 प्रकार हैं जिसमें नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, संवकार, विधि, अंक, इहा मृग, ये 10 जो अंग हैं रूपक के, 10 रूपक यानी 10 रूपकानी इसमें हैं, वही वर्णन है 10 अंगों का। और जैसा कि मैंने आपको अभी इसमें बताया विषय वस्तु के विश्लेषण में, मैंने कहा कि तृतीय प्रकाश इस रूपकों के जो प्रकार हैं उनके विषय में उनके अंग प्रत्यंगों, उदाहरण और सभी तत्वों का, लक्षणों का विस्तार से विश्लेषण आप तृतीय प्रकाश में देख सकते हैं। तो आज मैंने ये परिचय के रूप में ये आपको बताया कि कौन कौन से ये 10 रूपक हैं और इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप विस्तार से समझेंगे। और इन सारे तथ्यों को जानने के बाद कुछ हम आचार्य धनंजय के विषय में भी जान लें। धनंजय का समय निश्चित सा ही है। उन्होंने ग्रंथ के अंत में स्वयं ही लिखा है कि उन्होंने राजा मुंज की सभा में वैदग्ध्य प्राप्त किया था। मुंजराज की पंडित परिषद में उनकी धाक थी और मुंज देव मालवा के परमारवंशी राजा थे और उनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध हम मानते हैं। कहने का अर्थ 974 ईस्वी से 995 तक का जो राज्य है वह परमारवंशी, मालवा के परमारवंशी राजाओं का है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि 10 रूपक का रचना काल 974 और 994 के मध्य रहा होगा, यानी 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध इसकी रचना काल रही होगी। क्योंकि इसका एक प्रमाण है, स्वयं आचार्य ने अंत में लिखा भी है कि वो मुंजराज की पंडित परिषद में उनकी धाक थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उनका समय जो है वो 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध हम मानते हैं। और 10 रूपक पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें टीकाएं यानी जो कमेंट्री लिखते हैं उस पर जो वृत्ति लिखी जाती है उस पर धनिक का 10 रूपावलोक ये महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि धनिक उनके भाई थे और इन्होंने जो सूत्र दिया उसकी वृत्ति उन्होंने उस पर जो विस्तार है उन्होंने लिखी, जिसका नाम हुआ 10 रूपावलोक। और ये भी समझ लें कि 10 रूपक जो है वो कारिका और वृत्ति दो ढंग से लिखी गई है। कारिका जो है एकदम सूत्रबद्ध है, वो पद्यमयी रचना है, पद्यमयी वृत्ति है और सर्वत्र लगभग अनुष्टुप छंदों का प्रयोग हुआ है। और जो सूत्रबद्ध रचना होने के कारण उसका जो विस्तार जो वृत्ति है उसका कभी कभी उसमें ये देखते हैं थोड़ी सी परेशानी होती है समझने में, लेकिन फिर भी जो उसकी जो वृत्ति है उसको पढ़ लेने के बाद जो तथ्य कहे जाते हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो इस तरह 10 रूपक में दो मुख्य बातें हैं, कारिका और वृत्ति। कारिका जो है वो सूत्रबद्ध है, सूत्र शैली है उसका, जैसे अवस्थानुकृति नाट्यम, इस तरह से मतलब एकदम 2-3 शब्दों में हम क्या कहते हैं उसका उस संपूर्ण विस्तार को 2-3 शब्दों में ही उसको क्या बांध देते हैं, सूत्रबद्ध कर देते हैं। जैसे रूपकम तत्समारोपात, यानी रूपक क्या है जिस पर आरोप किया जाए, वहाँ वह रूपक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और उसके विस्तार में हम जाएंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट होती है। तो इस तरह 10 रूपक जो मैंने ये जो पहला क्लास लिया इसमें आप लोगों को ये एक संपूर्ण परिचय दिया है आचार्य धनंजय के विषय में और उन पर कौन सी महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी गई हैं और साथ ही 10 रूपक का क्या स्वरूप है, उसके वर्ण विषय क्या हैं और ये किस तरह से एक प्रकरण ग्रंथ है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बतलाया है। और ये समझ लीजिए कि आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र से हमें जो समृद्ध परंपरा का ज्ञान होता है नाटकों की, उस समृद्ध परंपरा को जानने के बाद ये 10 रूपक के अध्ययन करने से ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि नाटकों का कितना विस्तार है और उसके प्रत्येक पद को, प्रत्येक तथ्य को बतलाना कितना कठिन काम है। लेकिन यहाँ आचार्य ने एक अंश का विस्तार से वर्णन किया है। इस कारण भी इस ग्रंथ की अलग विशेषता है, महत्ता है। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को इसके सूत्रों को, इसकी कारिका को विस्तार से बताएंगे।